आइए आगे समझते हैं मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में, यानी कि मगध राज्य का विकास कैसे हुआ एंड भारत में सबसे पहले कौन सी वंश थी एंड यहाँ से कैसे ना भारत में वंश आगे बढ़ा और भारत की सत्ता जो थी वो और मजबूत होती गई। अगर हम बात करें मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में, तो इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि मगध में यानी कि भारत में जो जब नहीं बने थे तो भारत जब 16 भागों में बटा हुआ था, यानी कि भारत में 16 गो महाजनपद थे। एंड अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है एंड आपको आई बटन पे उसका लिंक क्लिक हो रहा होगा, तो आप लोग वहां से जाकर के उसको देख लीजिए एंड तब यहाँ पे आप आइएगा। ठीक, अब देखिए अगर हम बात करें कि महाजनपद है क्या, तो भैया राज्यों को ही महाजनपद कहते हैं। यानी कि अभी तक भारत में 28 गो राज्य है ना, लेकिन जब नहीं थे राज्य तब भारत में 16 गो महाजनपद था एंड 16 महाजनपदों में सबसे जो प्रमुख था, जो सबसे बलशाली था चारों तरफ से ना, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक किसी भी एंगल से जो सबसे मजबूत जो था महाजनपद वह मगध था। एंड मगध की राजधानी जो थी वह राजगिरी या फिर गिरिब्रज हम आपने उस वीडियो में पढ़ा था। ठीक, तो उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। अगर हम बात करें मगध राज्य की, तो मगध राज्य में जो सबसे भारत में यानी कि इस राज्य में जो अगर हम बात करें मगध राज्य के बारे में, तो मगध में जो सबसे पहला वंश था उस वंश का नाम है बृहद्रथ ना। एंड मगध में सबसे प्राचीन वंश की स्थापना बृहद्रथ वंश के द्वारा ही मानी जाती है। एंड इसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी गिरिब्रज एंड राजगिरी। किसकी राजधानी भैया, तो मगध की राजधानी, यहाँ पे आप लोग समझिएगा मगध की राजधानी है ये ना, गिरिब्रज या फिर राजगिरी। एंड बृहद्रथ का एक पुत्र भी था, उसका नाम क्या था, जरासंध। आप लोगों ने नाम सुना होगा किसी पौराणिक कथाओं में जरासंध के बारे में। तो यह बृहद्रथ का ही पुत्र था, जो कि बृहद्रथ वंश के खानदान से ये आता था। थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो बृहद्रथ खानदान धीरे धीरे नष्ट होती गई, यानी कि इन लोगों की वंश पूरी तरह से खत्म हो गई। तो उसके बाद मगध में शुरुआत किसकी होती है, तो हर्यक वंश की। जी देखिए अगर हम बात करें बिहार की, तो ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये पूरा हमारा बिहार है ऐसे। ठीक, एंड यहाँ से हमारा पूरा बिहार है, तो ये गंगा नदी हो गई, ये गंडक नदी, ये सोन नदी हो गया। तो मगध ना यहाँ पे था, यहाँ पे मगध था, यहाँ पे अंग था एंड यहाँ पे वजी था। हमने पिछला वीडियो में पढ़ा है। ठीक, अभी फिलहाल में ये पटना गया की तरफ है एंड जो हमारा अंग था ये भागलपुर के तरफ था एंड जो वजी था वो वैशाली मिथिला के तरफ था। तो यहाँ पे सबसे पहला वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था। एंड यह जब खत्म हुआ तो उसके बाद कौन सा वंश आया, हर्यक वंश। एंड हर्यक वंश जो था इसके संस्थापक की अगर हम बात करें हर्यक वंश की, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। देखिए बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग नाम है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है, जबकि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम है। यहाँ पे आप लोग इतना समझिएगा ध्यान से, बिंदुसार चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम है एंड बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक का नाम है। ठीक, तो बिंबिसार ही इस पूरे क्षेत्र का राजा हुआ करता था। एंड यह सबसे पहला जो काम किया वो प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया, मतलब कि हमारे राज्य में सैनिक कितने हैं, कहाँ से कैसे आक्रमण कोई दुश्मन कर सकता था, हम उससे कैसे बचे, ये उस पर ज्यादा ध्यान देता था। कौन, बिंबिसार। एंड ये थोड़ा सा अय्याश टाइप का था, मतलब कि ये समझते ना कि मतलब कि ये थोड़ा सा महिलाओं से इसको ज्यादा लगाव था। किसको, बिंबिसार से, यानी कि ये बहुत ही अय्याश किस्म का शासक था। एंड इसकी जो सपना थी कि हम पूरे यानी कि ये जो पूरा भारत में ये जो है, यानी कि यहाँ पे वैशाली है एंड यहाँ पे अंग है, तो यह अंग को तो जीत चुका था पहले ही, मतलब कि अंग के राजा जो थे यह कौन से, देखिए यहाँ पे हम लिखे होंगे कहीं भी, हाँ अंग के, यानी कि अंग को और मगध को मिला लिया अपने में, कौन, बिंबिसार। यानी कि कुछ समय के बाद अंग को भी यह जीत लिया। सबसे पहले यह राजा कहाँ का था, मगध का था एंड उसके बाद अंग को जीत करके अंग को अपने में मिला लिया। अब जब ये अंग को मिला लिया अपने में, तो यह समझता था कि हम क्यों नहीं इसको भी जीत लिए। तो यह इसका सपना ही रह गया, क्योंकि इसको यह नहीं जीत पाया, इसको जीता था इसके पुत्र ने। हम आगे पढ़ने वाले हैं ना। अब देखिए, अब इसको तो यह जीत नहीं पाया, यानी कि वैशाली को तो यह नहीं जीत पाया ना, लेकिन यह अंग को अपने में मिला लिया था। कौन, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने। एंड अगर हम बात करें तो इसका एक राजवैद्य था, राजवैद्य, जो कि डॉक्टर आप लोग अपनी भाषा में इसको बोल सकते हैं ना, जो कि पूरे मगध के सैनिकों को, राजाओं का इलाज करता था।
यानी कि राज्य में अगर किसी को भी कुछ होती थी तो उसका इलाज कौन करता था? जीवक। उसका नाम ही क्या था? जीवक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जीवक जो था यह सबसे पहले गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का इलाज करने के लिए गया। एंड कुछ समय के बाद अवंती, जो कि हमने महाजनपद में पढ़ा है, अवंती अभी फिलहाल में एमपी में है। तो अवंती के राजा जो थे, उनका नाम था प्रधोत, यानी कि जीवक जो था यह अवंती के राजा प्रधोत का इलाज करने के लिए गया। किसके कहने पे? बिंबिसार के कहने पे। ठीक। एंड इसको जो रोग हुआ था वह पांडु रोग हुआ था। उस टाइम का कोई होगा हैजा कलरा वाला रोग ना, तो इसी का इलाज करने के लिए यह गया था। कौन? जीवक। हम इस वीडियो में केवल उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि पूरा वीवीआई है एंड जहां से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने। एंड सबसे प्राचीन मगध का वंश कौन सा है? तो बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध एंड हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और बिंबिसार का एक राज्य था, उसका नाम क्या था? जीवक था। एंड जीवक अपने ना, यानी कि जीवक जो राज्य था वह महात्मा बुद्ध की सेवा में गया सबसे पहले। एंड वहां से आने के बाद कहा गया तो प्रदोत जो कि अवंती अभी फिलहाल में एमपी में है, तो धीरे धीरे यह एमपी को भी जीतने की कोशिश कर रहा था। तो यह प्रदोत का इलाज करने के लिए गया। कौन? जीवक। तो प्रदोत को कौन सा रोग हुआ था? पांडु रोग हुआ था। यह तो चल रहा है फिलहाल में, ये वीवीआई है। वीवीआई यानी कि पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड टॉपिक भी। अब देखिए, बिंबिसार जैसा कि हमने बताया कि ये थोड़ा सा ना अयाज किस्म का शासक था। तो जब ये अयाज किस्म का जब ये शासक था तो यह 3 विवाह यानी शादी किया। किसने? बिंबिसार की विवाह 3 गो हुई थी। पहला जो विवाह हुआ था वह महाकोशला से हुआ था जो कि मध्य प्रदेश की थी। ठीक। एंड यह इसी की लड़की थी प्रदोत की। और जो इसकी दूसरा विवाह हुआ था वह चिलना से हुआ था जो कि वैशाली की थी, मतलब कि इस वाले एरिया की थी। ठीक। एंड जो इसकी तीसरा विवाह हुआ था वह छेमा जो कि पंजाब की थी। पहला विवाह महाकोशला, दूसरा विवाह चिलना जो कि वैशाली की थी, एंड तीसरा विवाह छेमा से हुआ था। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तब तक आप लोग एक लीजिए इसका कौची स्क्रीनशॉट। यहाँ तक तो हमने जान लिया। एंड इसके थोड़ा सा हम जस्ट और आगे बढ़े तो हमको पता चलेगा कि बिंबिसार जो था इसने इसकी विवाह 3 गो हुई थी, यानी कि यह 3 गो शादी किया था। जब ये 3 गो जब शादी किया था तो इसकी कोई ना कोई संतान होगी ही, यानी कि निसंतान तो होगा नहीं, क्योंकि यह अयाज की एकदम टाइप का था। इसका थॉट था कि हम उसी से शादी करेंगे जिसका कोई भाई ना हो, मतलब कि यह उसी लड़की से विवाह करता था जिसका कोई भाई ना होगा। ठीक। एंड उसका फायदा क्या है कि पूरा धन इसका एंड साथ में साथ वह राज्य भी पूरा इसका हो जाएगा। ठीक। तो इसका जो पुत्र था ना बिंबिसार का अजातशत्रु ना। अब आते हैं कि बिंबिसार है कौन? तो ये हर्यक वंश का संस्थापक है। ये अपने माइंड में सेट कीजिएगा हमेशा ही, बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। ठीक। तो यह हर्यक वंश का संस्थापक है। एंड इसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, यह इसके मन में ना एक सोच, मतलब कि एक सोच है, बहुत ही नेगेटिव थॉट आ गई थी कि वो कहावत है ना कि जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। तो वैसे ही इसके मन में भी कहावत आ गई थी, मतलब कि थॉट आ गया था बहुत ही नेगेटिव कि इसके पिता जो है वो बहुत ही अयास है, मतलब कि ये बहुत ही महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ खराब काम कर दिए हैं, तो क्यों नहीं इसको मार दिया जाए। यानी कि अजातशत्रु अपने पिता को ही खत्म कर दिया। ले लड़की पटाएगा साला, तो वो खत्म कर दिया इसको ना। यानी कि अजातशत्रु अपने पिता को यानी कि बिंबिसार को मार दिया। तो मारने के बाद तो गद्दी पर यही बैठेगा ना। तो बिंबिसार जो था यह 52 वर्षों तक ना मगध की गद्दी पर राज किया। एंड अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर राज किया। तो जब यह गद्दी पर बैठा अजातशत्रु, तो इसके मन में जो एक सोच चल रही थी कि इसका पिता का एक सपना था कि हमको वैशाली किसी न किसी प्रकार से जीतना है। तो यह इसका एक सुयोग्य मंत्री था, कह सकते हैं एक भरोसेकार मंत्री था। किसका? तो अजातशत्रु का। उसका नाम था वर्षाकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है कि अजातशत्रु के भरोसेमंद या फिर सुयोग्य मंत्री का नाम बताइए, तो वर्षाकर नाम था इसका। ठीक। यानी कि यह इस पर बहुत ही भरोसा करता था। एंड अजातशत्रु का यह दूसरा नाम कुड़िक था। कुड़िक ना, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुड़िक। एंड इसका भरोसेमंद साथी जो कह सकते हैं हम लोग वर्षाकर था। यानी कि यह इसकी सहायता से मिलकर, यानी कि वर्षाकर और अजातशत्रु आपस में मिलकर वैशाली को जीत लिए।
एंड जीतने के बाद जब ये घर आया ना तो इसी का पुत्र इसको मार दिया। यानी कि समझिए ध्यान से, बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु एंड अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। देखिए सबसे पहले बिंबिसार तो प्रथम राजा था क्योंकि इसने हर्यक वंश की स्थापना किया था। एंड इसका जो पुत्र हुआ अजातशत्रु, इसके मन में थॉट आया था कि ये हमारे जो पिता है वो बहुत ही महिलाओं के साथ कुछ खराब काम किए हैं, तो इसको मार दिया जाए। ठीक, तो ये तो इनका मार दिया, यानी कि ये तो इनको खत्म कर दिया। लेकिन जो अजातशत्रु का जो पुत्र था, इसके मन में यह समा गया था कि तू हमारे दादा के मरबे। यानी कि उदयन जो था, इसके मन में थॉट आ गया था कि हमारे पिता हमारे दादा को मारे हैं, यानी कि हमसे हमारा एक अच्छा खासा दोस्त छीन लिए। क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए उसका पहला दोस्त उसका दादा होता है एंड दादा का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। ये बहुत ही समझिएगा इस बात को। यानी कि बिंबिसार के पुत्र ने उसको मारा एंड अजातशत्रु के पुत्र ने उदयन को मारा, और उदयन को डर था कि कहीं हमारा बेटा नागदशक कहीं हमको न ठोक दे। इसलिए यह इससे हमेशा पूछता था कि बेटा ब्याह करना है, आप जिससे मन उससे आप ब्याह कर सकते हैं, हम इसमें किसी को रोक टोक नहीं करेंगे। क्योंकि इसको पता था कि अगर हम भी कुछ करेंगे तो सही हमारे बेटा हमको मार देगा ना। यहाँ पे समझिएगा, यानी कि उदयन जो था यह अपने पिता को मारा, अजातशत्रु अपने पिता को मारा, तो ये पिता को मार रहा है ना, इसीलिए हर्यक वंश को यहाँ पे समझिएगा, यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पितृहंता वंश के नाम से भी इसको जानते हैं, क्योंकि इसमें पिता का कत्ल किया जाता है दिन दहाड़े और रात को, मैंने रात में जब मन तब चाहे कर सकते हैं ना। पिता है तो बस घुसे दो चाकू मर जाएगा, क्योंकि वो कोई ना कोई खराब काम किया ही होगा। इन लोगों के मन में ऐसा थॉट, इसके मन में था कि यह खराब काम किया क्योंकि यह महिला कुछ खराब काम कर रहा था, एंड इसके मन में था कि हमारे दादा को मार दिया, कैसे तो रिवर्स हो गया रे, तुम दादा को मार देवे। यानी कि इस तरह के थॉट ये रखता था। अब देखिए यहाँ तो पढ़ लिया हम लोग, यानी कि अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक एंड इसके भरोसेमंद साथी का नाम वर्षाकर ना, और वर्षाकर के साथ मिलकर के यह वैशाली को जीता था। और उदयन जो था जब ये मर गया तो यह अब गद्दी पर बैठेगा ना, तो अब जब गद्दी पर बैठा तो इसने ना पटना को अपनी राजधानी बनाई और पटना का स्थापना किया। सबसे पहले इसकी राजधानी मगध में, यानी कि गिरिब्रज यानी कि राजगिरी में थी ना, जिसका नाम है राजगीर अभी फिलहाल में। ठीक, तो अपने पिता अजातशत्रु को मारने के बाद उदयन जो है वह पटना में अपनी पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को बनाया। और इसका जो बेटा हुआ नागदशक, यह हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक था। यानी कि हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक नागदशक, लेकिन सर बकलोल था पूरा, मैंने मेंटली खत्म था ये नागदशक, इसीलिए हर्यक वंश का अंत हो गया। यानी कि इसकी संतान आगे बढ़े ही नहीं। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार एंड हर्यक वंश का अंतिम शासक या फिर अंतिम राजा कहिए तो नागदशक। अब हर्यक वंश यहाँ से होती है खत्म, यानी कि यहाँ से यह खत्म हो गई। अब मगध में आता है शिशुनाग वंश पढ़ने को। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग ही थे। कौन थे? शिशुनाग ही थे। एंड शिशुनाग जो थे ये शिशुनाग ना, अब इसके यानी कि शिशुनाग के पुत्र का नाम था क्या? कालाशोक। और जो शिशुनाग जो था ना, अब देखिए यहाँ से सबसे पहले मगध की जो राजधानी थी वो राजगिरी यानी कि राजगिरी में थी। क्या थी? राजगिरी में थी। एंड राजगिरी से पटना कौन लाया? उदयन लाया। और उदयन जो पटना लाया था, यह पटना से पुनः वैशाली लेकर के गया। कौन? तो शिशुनाग। केवल इसका यही क्वेश्चन पूछता है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था, लेकिन पटना की राजधानी को वैशाली किसने लाया था? तो शिशुनाग ने ही लाया था। ठीक। एंड शिशुनाग का एक और पुत्र हुआ, कौन? कालाशोक। कालाशोक। अब देखिए अजातशत्रु के समय में बौद्ध धर्म की प्रथम जैन संगति हुई थी। आप लोग एकदम गांठ बांध, क्योंकि हम लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा है, तो उसमें प्रथम बौद्ध संगति में जो शासक था वह अजातशत्रु ही था। एंड कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म का दूसरा संगति यानी कि दूसरा सभा हुआ था। अब देखिए शिशुनाग का जो पुत्र था वह कालाशोक, यानी कि कालाशोक ने पुनः वैशाली से अपनी राजधानी कहाँ ला दी? पटना में ला दिया। यहाँ से होती है शिशुनाग वंश की खत्म कहानी, क्योंकि यहाँ से शिशुनाग वंश आगे बढ़ा ही नहीं, यह भी थोड़ा सा मैंने कमजोर पड़ते और पूरी तरह से खत्म हो गया। यानी कि मगध में एक और वंश आती है
कौन सी? तो नंद वंश। एंड नंद वंश के संस्थापक जो थे, नंद वंश के संस्थापक महापद नंद यानी कि महापदम नंद थे। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। नंद वंश का अंतिम जो शासक था वह धनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। नंद वंश के प्रथम शासक का नाम महापदम नंद था। अब देखिए धनानंद जो था, इससे केवल यही क्वेश्चन पूछता है कि धनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के, क्योंकि धनानंद जब मगध पे राज कर रहा था उसी टाइम पे सिकंदर ने भारत पे हमला करने का प्रयास किया था। एंड उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं कैसे कैसे वो हमला किया एंड कब कब हमला किया। सिकंदर के बारे में जितना भी क्वेश्चन पूछा हम सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आप लोग वो वीडियो मिस मत कीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का दूसरा नाम कुणिक, एंड कुणिक का भरोसेमंद साथी वर्षाकर, और वर्षाकर के साथ मिलकर के अजातशत्रु ने वैशाली को जीता। और वैशाली को जीतने के बाद जब घर आया तो उसके पुत्र ने उसको खत्म कर दिया, उदयन। और उदयन जो है वह पटना को अपनी बनाई क्या? राजधानी। और पटना से पुनः वैशाली जो राजधानी कौन लेकर के गया? शिशुनाग। शिशुनाग जो था वो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। एंड शिशुनाग वंश जो था उसके उत्तराधिकारी कालाशोक, और कालाशोक ने पुनः वैशाली से अपनी राजधानी पटना में लेकर के आया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। लेकिन हर्यक वंश के शुरू होने से पहले मगध में एक और वंश था, बृहदत्त वंश, ठीक। यानी कि इस वंश के ने मगध में सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। अगर हम बात करें आगे की, यानी कि बृहदत्त वंश को मगध का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, क्योंकि यहीं से मगध में वंश की शुरुआत होती है और साथ में भारत में भी, ठीक। अब देखिए हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए नागदशक, क्योंकि इसके बाद कौन सा वंश आता है? शिशुनाग वंश आता है। एंड शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन। देखिए कालाशोक के बाद शिशुनाग वंश खत्म नहीं हुआ था, कुछ और आगे बड़ा होगा ना, तो इसके पुत्र का नाम समझिए कुछ होगा। लेकिन शिशुनाग वंश का अंतिम जब शासक पूछेगा आप लोगों से तो नंदीवर्धन, ठीक। एंड नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। एंड धनानंद के समकालीन कौन था? सिकंदर था। यहाँ से होती है मगध राज्य के उत्कर्ष की टॉपिक हमारी खत्म। एंड हम लोगों ने पूरी मगध के बारे में चर्चा कर लिया है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं सिकंदर और धनानंद कैसे कैसे आमने सामने हुए और इनके बीच में क्या क्या तालमेल हुई, सिकंदर कैसे भाग गया, भारत से को लेकर के बड़े बड़े एग्जाम में सिकंदर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम सभी पढ़ेंगे, लेकिन धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य के साथ ही किसी भी चीज की शुरुआत होती है। तो हम लोग अभी घर बना रहे हैं, तो एक एक वीडियो हमारी आ रही है, क्योंकि हम एक पूरी मतलब कि अगर घर बनाते हैं तो एक एक ईंट आती है, मतलब कि एक ईंट जोड़ेगा फिर मसाला, फिर एक ईंट फिर मसाला। तो हमारी वीडियो भी वैसे ही आ रही है। तो आप लोग घबराए नहीं, इत्मीनान से पढ़िए। इसके आगे पढ़ेंगे इसके अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।